हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज द मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कह सकते हो कि विदाउट मोल कॉन्सेप्ट सीखे हम लोग केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ आसानी से सीख नहीं सकते हैं। क्लियर बच्चों, कह सकते हो कि केमिस्ट्री में को सीखने के लिए बैकबोन है केमिस्ट्री की, दैट इज कॉल्ड एज अ मोल कॉन्सेप्ट। चलिए हम लोग सीखते हैं कि मोल क्या होता है। ठीक है बच्चों, बेसिकली जो मोल होता है आपका, मोल दैट इज अ नंबर। ठीक है, ये क्या होता है? नंबर होता है। और कौन सा नंबर होता है? ये कहलाता है आपका, इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना, वो एवोगेड्रोस नंबर के टर्म में होते हैं, एवोगेड्रो नंबर के टर्म में होते हैं। ठीक है ना, जैसे किसी ने कहा कि 1 मोल में, अगर 1 मोल है किसी सब्सटेंस का, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो कितने होंगे? तो वो होंगे आपके 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स के। ठीक है, अभी डिपेंड करता है, मतलब मैंने आपसे कहा कि दैट इज अ नंबर, एक नंबर है। ठीक है, तो नंबर है तो हम लोग कैसे इसको रिलेट कर पाते हैं, कैसे इसको समझ पाते हैं, वही हम लोग इसको सीखने वाले हैं। क्लियर बच्चों, जैसे आपने सुना होगा कि अगर 1 डजन है, ठीक है, तो 1 डजन का मतलब होता है कि 12 थिंग्स, कोई भी चीज़ हो। ठीक है ना, समझ रहे हो? चाहे आप कह दें 1 डजन चेयर तो 12 चेयर, 12 चेयर। अगर कह दिया 1 डजन सेब तो 12 सेब। ठीक है ना, 1 डजन केला तो 12 केला। ठीक है, तो वैसे ही कहा जाए कि अगर 1 मोल, तो 1 मोल में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो इस संख्या के बराबर होती है। ठीक है, और इस संख्या को हम लोग एवोगेड्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, और एवोगेड्रो संख्या को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं। N इज अ नंबर, A इज अ सिंबल ऑफ एवोगेड्रो। क्लियर है ना बच्चों? इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से हमें क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बच्चों इसको शुरू करते हैं। हम लोग इस लेते हैं कार्बन को, हम लोग कार्बन को लेके थोड़ा सा उसके बारे में समझेंगे। बच्चों, जो कार्बन एटम होता है, ठीक है ना, कार्बन एटम के पास में देखिए तो इसका सिंबल आप कहते हो C6 आपका 12 होता है। ठीक है, मतलब अगर इसके लिखा है तो इसके Z = 6 है, तो यही इक्वल टू P होगा, यही इक्वल टू E होगा। यानी Z = P = यानी प्रोटॉन भी आपका 6 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और बात करते हो न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन कर लो 12 - 6 दैट इज ऑल्सो 6। यानी कार्बन का अगर आप देखते हो कार्बन एटम को, तो कार्बन एटम जो होता है बच्चों, वो आपका प्रोटॉन प्लस आपका न्यूट्रॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। कार्बन जो एटम होता है वो किससे बना होता है? दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर बच्चों? तो आप देखोगे इसके पास कि जो आपका कार्बन है, इसमें आप जान लीजिए कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है दैट इज 1.67, ठीक है, इंटू 10⁻24 ग्राम अप्रॉक्स है। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है बच्चों स्लाइटली अधिक होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। क्लियर है ना, बट हमने अप्रॉक्स लिया हुआ है तो अप्रॉक्स ऑलमोस्ट बराबर होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों ये होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻31 ग्राम में लेते हो तो 27 के ग्राम। ठीक है ना, और ये भी कहा जाता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1187 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। यानी जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के मास के इस टाइम होता है, इतना टाइम होता है। यानी प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बच्चों, वो ऑलमोस्ट हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, ऑलमोस्ट नगण्य मानते हैं। यानी कह सकते हो कि जो कार्बन एटम का मास होता है, ठीक है, कार्बन एटम का, तो मास ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू द मास ऑफ
6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन, हमने लिख दिया mp प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर बच्चों? इलेक्ट्रॉन का मास जो कि प्रोटॉन के मास के ठीक है बहुत तुलना में कम होता है, ठीक है, हम लगभग नगण्य मानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बन का जो मास होता है वो लगभग आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के सम के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब ये जानिए कि मैंने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट जो होता है वो इक्वल होता है। क्लियर बच्चों? तो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से कि दैट इज मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर बच्चों? अब मास ऑफ प्रोटॉन बच्चों कितना होता है? तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है बच्चों दैट इज 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के। ठीक है बच्चों, और ये जो वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है, ये 1 AMU की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट, जैसे 1 AMU जो होता है दैट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है ना? तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट इज द 12 AMU। यानी हम लोग एक कार्बन एटम का मास देखें तो कितना होता है? दैट इज 12 AMU। क्लियर है ना? ऐसे ही अगर हम निकालना चाहें फॉर ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम कैसे बना होता है? आप देखते हो सिंबल होता है, ये इसका सिंबल होता है आपका। क्लियर है ना? यानी दैट इज मेड ऑफ 6 प्रोटॉन, ठीक है ना, एंड 6 न्यूट्रॉन, ठीक है, प्लस आपका 6 करे 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, ठीक है, एंड 8 इलेक्ट्रॉन आल्सो। क्लियर है ना? बट मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होता है? ऑलमोस्ट नगण्य होता है। यानी कह सकते हो कि इसका मास का सम यानी 8 एटम का, चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? यानी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। मैंने कहा कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। क्लियर है? यानी कह सकते हो कि 16 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन रख लीजिए 16 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मैंने कहा कि ये किसके बराबर होता है बच्चों? दैट इज इक्वल टू 1 AMU। यहाँ से हो जाएगा दैट इज 16 AMU। यानी 1 ऑक्सीजन एटम का जो मास आता है बच्चों कितना आता है? 16 AMU के बराबर आता है। क्लियर है ना? तो जैसे बच्चों आपने देखा कि हम लोग अगर किसी एटम का मास निकालते हैं अगर, ठीक है, तो उसमें हम लोग ये देख लें कि उसके पास कितने प्रोटॉन हैं कितने न्यूट्रॉन हैं, उनका मास जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो हमको एटम का मास निकल जाता है। और एटम का मास निकलता किसमें है? एक सिंगल एटम का मास हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो हम लोग AMU निकालते हैं विच इज कॉल्ड एज द एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है बच्चों? जैसे मैंने आपको ऑक्सीजन का भी निकाल दिखाया। क्लियर है? ऐसे ही अगर हमको किसी मॉलिक्यूल का निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग? जैसे मान लीजिए हमको निकालना हो N2 मॉलिक्यूल का, ठीक है, इसका अगर हमको निकालना होगा तो इसका क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास आएगा। क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास। अब इसके एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम है, ठीक है ना, तो पहले एक के निकालो फिर डबल कर दिया जाएगा उसका। यानी एक नाइट्रोजन एटम बना होता है, किससे बना होता है? तो दैट इज मेड अप ऑफ, देखिए अगर, तो इसके पास क्या होता है? कितना? 7 प्रोटॉन होता है, ठीक है, प्लस 7 आपका न्यूट्रॉन प्लस 7 ही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नगण्य होता है, तो आप कह सकते हो कि दैट इज 14 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, यानी मास ऑफ प्रोटॉन, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 14। मास ऑफ प्रोटॉन लगभग 1 AMU बराबर होता है, तो कह सकते हो 14U। चूंकि एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं, तो क्या हो जाएगा? दैट इज 2 इंटू 14 AMU, तो विच इज इक्वल टू 28 AMU। क्लियर बच्चों? तो देखिए अगर आपने
एटम का निकाल लिया तो आप ठीक वैसे ही किसका निकाल सकते हो, आप वैसे ही मॉलिक्यूल का निकाल सकते हो। क्लियर बच्चों? तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या सीख पाए हैं कि अगर पूछा है किसने कि एक AMU बराबर कितना होता है, तो 1 AMU इक्वल टू होता है बच्चों 1/12, ठीक है, इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम। क्लियर? अब खुद देख लो, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, और इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 AMU इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। क्लियर बच्चों? यानी अब मैंने बताया आपको कि ये जो 1 AMU की वैल्यू होती है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होती है। तो ये बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब हम बच्चों आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे हम लोग ये बढ़ेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए किसने कहा कि व्हाट इज द मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 कार्बन एटम। ये आपको बताना है कि व्हाट इज द मास ऑफ दैट कार्बन एटम। क्लियर बच्चों? तो आप देख के बताओ, आप देखो, सिंस मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इक्वल टू होता है 12 AMU। क्लियर बच्चों? अब आपसे कितना पूछा जा रहा है, मास ऑफ इतने कार्बन एटम के, ठीक है, देन मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम, या कह सकते, मैंने कहा अभी आपको कि अगर इतने हैं तो मतलब क्या है, 1 मोल है। मैंने आपको बताया ना कि 1 मोल की सब्सटेंस के 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं कितने होते हैं, ठीक है, वो गेट्रो संख्या बराबर होते हैं। ये क्या बता रहा है, आप इसलिए भी कह सकते हो दैट इज 1 मोल कार्बन एटम। तो निकाल लीजिए, एक का मास इतना है, कितने का मास कितना होगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 12 AMU, ठीक है, AMU इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर बच्चों? अब आप 1 AMU का मान रख दीजिए, ठीक है, तो मास 1 AMU की जो वैल्यू होती है तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻20 -24, ठीक है, ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है बच्चों, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी टोटल आपकी 1 आएगी। क्लियर बच्चों? यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 आएगा, ठीक है, 10 आएगा, 10⁻24 है, 10⁻24 है, ठीक है, ये 24 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा बच्चों, इसका मल्टीप्लिकेशन 10 आएगा, ठीक है, 24, ये भी 24, कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा कितना 12 ग्राम। क्या क्या निकल के आ रहा है आपको यहाँ सामने, यहाँ पे आपके ये सामने निकल के आ रहा है कि अगर हम देखते हैं कि 12 ग्राम, ठीक है, अगर हम लोग कहीं भी लिखा गया होता है कि दैट इज 12 ग्राम और दैट इज 12 AMU, तो आपको डिफरेंस समझना है कि ये क्या है। ठीक है बच्चों, ये एक कार्बन एटम का मास है, ठीक है, जबकि ये 1 मोल कार्बन एटम का मास है, ठीक है ना, और इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो कितने होंगे, दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है ना? देखो आप खुद ही सोचो, एक कार्बन एटम को आप कहाँ देख पाओगे, ठीक है, यानी अगर हम लोग इतना कार्बन एटम अगर लेते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो मास आएगा वो कितना आएगा, 12 ग्राम के बराबर आएगा, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द मोलर मास ऑफ कार्बन एटम। ये क्या है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज द मोलर मास। ये है आपका एटॉमिक मास, दैट इज कॉल्ड एज 12 AMU। क्या है, ये एक एटम का मास है, इस वजह से कहते हैं क्या बच्चों हम लोग इसको कहते हैं हम लोग एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास है, ठीक है ना, और ये क्या है बच्चों,
ये एक मोल का मास है, यानी उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, एवोगेड्रो संख्या के बराबर होंगे। क्लियर है ना? तो दैट इज कॉल्ड एज द मोलर मास। ये इसी के और हम लोग वर्ड भी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर बच्चों? एक्चुअली इसका मतलब जो होता है वो मोल से ही लिया जाता है। किस लिए आता है? मास। यानी अगर आपने एटॉमिक मास को, देखो क्या लिखा है, ग्राम एटॉमिक मास, यानी अगर आपने एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, तो क्या दर्शाता है, दैट वो दर्शाता है मोल को। ठीक है, जैसे आपने कहा कि 12 AMU एक एटम का मास, और यहीं पे आपने 12 के साथ में ग्राम लगा दिया, तो किसका मास है, दैट इज द मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम। क्लियर है ना? जैसे अब देखो, इसमें मैंने बताया कि अगर मान लिया ऐसे कहे, किसने कह दिया, ठीक है, कि व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ 6.022 into 10 power 23 ऑक्सीजन एटम। ठीक है बच्चों, अब करके देखिए, ठीक है, सॉल्व करके देखिए। ठीक, अभी आप मैंने बताया कि अगर इसका मास निकालोगे, सिंस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम और निकालोगे, ठीक है ना, तो बताया मैंने कि एक ऑक्सीजन के पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 16 AMU आएगा। ठीक है ना? देन मास ऑफ 6.022 into 10 power 23 ऑक्सीजन एटम, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 16 AMU। 1 AMU वैल्यू रख दीजिए, दैट इज 1.67 into 10 पे पावर 23, ठीक है, -24 ग्राम इनटू आपका इतना एवोगेड्रो नंबर, दैट इज 6.022 into 10 पावर 23। अप्लाई करोगे ये आ जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, जैसे बच्चों आप किसी दैट इज, आप कोई पूछ दे कि ये क्या है, ठीक है, दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। ये 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास है। ठीक है ना? ऑक्सीजन एटम, ये 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास है बच्चों। ठीक है, और ये क्या है, ये 1 ऑक्सीजन एटम का मास है, यानी दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कह सकते हो ये मोल प्रिंट करता है, दैट इज कॉल्ड एज द मोलर मास। ठीक है, ऐसे ही हम और मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2, ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो अगर हमने रख दिया इसको तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 16 AMU एक का होता है, ठीक है, दैट इज द 32 AMU। तो ये बच्चों क्या है, दैट इज द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ठीक है ना? अगर हम लोग यहाँ पे इसी की जगह पे 32 ग्राम लिख दें, ठीक है, तो दैट विल बी द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, बिकॉज ये किसका मास है, ये आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास है, किसमें है, ग्राम में है। ठीक है, तो किसका मास हो जाएगा, दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन। ठीक है ना? ये 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मास, मोलर मास है। ठीक है ना? ये किसका है, 1 एटम आपका ऑक्सीजन का मास है। क्लियर है ना? दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द GMM। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर बच्चों? इसका भी सेंस किससे होता है बच्चों, मोल से होता है। क्लियर बच्चों? अगर ये टर्म आपको क्लियर नहीं होंगे बच्चों, तो आप कभी भी आप मोलर मास से कह सकते हो कि आप मोल्स नहीं निकाल पाओगे। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा वो किस फॉर्म में है, ठीक है, कि वो एटम के फॉर्म में है, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, तब तक आप मोल्स फाइंड नहीं कर पाओगे। और यहीं से फिर मोल का फॉर्मूला एराइज होता है। क्या एराइज होता है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से बच्चों फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला मोल्स इज इक्वल टू
अमाउंट गिवन, जो भी अमाउंट गिवन हो, ठीक है, या मास गिवन हो अपॉन मोलर मास। क्लियर बच्चों? देखो मोलर मास मैंने बताया आपको, ठीक है, दैट मे बी ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, यह क्या हो सकता है, यह हो सकता है आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये इन दोनों, अगर एटॉमिक सब्सटेंस है, अगर एटॉमिक सब्सटेंस है, ठीक है ना, तो उसका एटॉमिक मास जो है उस ग्राम में ले लीजिए, मोलर मास हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, अगर आपका वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो उसका मॉलिक्यूलर मास ले लीजिए ग्राम में, ठीक है, मोलर मास हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन करिए आप, फाइंड the number of moles of urea in 30 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हो कि ये सब्सटेंस है यूरिया, इसका फॉर्मूला होता है CuNH2NH2 क्लियर है ना। और इसका जो मोलर मास निकालना है बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, तो इसका मोलर मास देख लीजिए, मोलर मास ऑफ NH2CuNH2, ठीक। तो अब इसमें देखिए इन सभी के एटॉमिक मास को, नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है ना। जितने भी बार भी आए हैं इन सभी के मासेस को आपस में जोड़ करके, ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि अगर AMM लिखोगे तो एक एटम का मास होगा वो, ठीक है ना। और आपको यहाँ क्या रखना है, मोलर मास, एक मोल का मास रखना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दैट इज 60 ग्राम पर मोल। क्लियर है ना, यानी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ यूरिया इक्वल टू हो जाएगा आपका अमाउंट गिवन, अमाउंट अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 30/60, दैट इज 1/2 मोल्स, ठीक है ना। मोल्स क्या होता है, यूनिटलेस होता है, दैट इज ओनली अ नंबर। क्लियर है, तो आप ऐसे बहुत इजीली एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसमें हम लोग चीजें को कैलकुलेट करते हैं। फाइंड the following in 36 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है मोल्स ऑफ H2O। सेकेंड क्वेश्चन है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कर लिया आप, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। इतनी सारी चीजें बच्चों हमको इसमें फाइंड करना है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द फॉलोइंग, ठीक है, इन 36 ग्राम ऑफ H2O। क्लियर है, पहला H2O के मोल्स, तो मैंने कहा कि मोल्स निकालना है तो मोल्स ऑफ H2O इक्वल हो जाएगा, दैट इज द अमाउंट
विच इज गिवन अमाउंट गिवन अपॉन मोलर मास। क्लियर बच्चों? तो अमाउंट कितना गिवन है, दैट इज 36 और मोलर मास। अब हाइड्रोजन का लिख लीजिए, एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। तो अगर हम एटॉमिक मास के साथ में, ठीक है, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 16, तो मैंने कहा कि 16 EMU लिख दोगे, ठीक है ना, क्योंकि इससे आइडिया लग जा रहा था, मैं निकाल कर दिखाया आपको कैसे होता है। जब इसका ग्राम मास रखोगे, ठीक है, 1 मोल का जो नंबर ऑफ पार्टिकल होता है उसको रखो, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये ठीक बल्कि किसमें आ जाएगा, ग्राम में। तो आप एक एटम के मास से आप 1 मोल के भी मास का लगा सकते हो, बस आपको यहाँ पे एमयू क्या करना है, आपका ग्राम रख देना है। क्लियर बच्चों? तो क्या हो जाएगा, दैट इज 36, तो विच इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो सॉल्व हो गया है, यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द सॉरी दैट इज 18, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा बच्चों, दैट इज द 2 मोल्स, यहाँ पे आएगा 2 मोल्स, ठीक। अब देखिए बच्चों, चूंकि वाटर के यहाँ पे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है, तो 32 ग्राम में जो हाइड्रो H2O के मोल्स हैं वो कितने हैं, आपके 2 मोल्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा आ रहा है, तो देखिए अगर हम लोग 1 मोल हाइड्रोजन की बात करते, 1 मोल H2O की बात करते, तो 1 मोल H2O होता, तो 1 मोल अगर H2O होता, ठीक है, तो उसमें जो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है ना। 2 मोल्स हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है। तो आपके पास कितना मोल्स है, 2 मोल्स है, कितने मोल्स हो जाएंगे, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, देखिए 36 ग्राम में 2 मोल आपका H2O है, ठीक है, तो और 1 मोल में एक ऑक्सीजन एटम है, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, तो 2 मोल में हो जाएगा आपका 2 मोल ऑक्सीजन एटम, 2 मोल आपका ऑक्सीजन एटम। क्लियर है बच्चों? यहाँ देखिए क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए बच्चों, अगर हम जानते हैं कि अगर 1 मोल अगर आपका H2O है, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, यानी H2O के जो अणु होंगे, नंबर H2O मॉलिक्यूल एवोगेड्रो संख्या बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने आपके मोल है, 2 मोल है ना, देखिए 2 मोल आपका H2O है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू Na, विच इज 2 इंटू 6.022 × 10⁻23 आपके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, अब देखिए चूंकि वाटर के मॉलिक्यूल, एक वाटर के मॉलिक्यूल में देखा जाए, एक वाटर के मॉलिक्यूल में तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आपके पास में जो कुल मॉलिक्यूल्स थे H2O के, ठीक है, वो इतने हैं, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल में कितना है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, ठीक इसका डबल, यानी 4 इंटू Na, यानी 4 Na। आप देख लीजिए इतने में 2 मोल आ रहा है, और 2 मोल में कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, इतने हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है कितना है, 2 है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि इतने मोल में कितने हो जाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ, तो 4 इंटू Na हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 4 इंटू 6.022 × 10⁻23। ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि देखिए मोल्स 2 आ रहा है, एक मोल में कितने आपके हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है, एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने हो जाएंगे। तो आपको मॉलिक्यूल्स तो एटम निकालने ना, तो एक एटम में देखिए 2 हाइड्रोजन एटम है, तो इतने आपके मॉलिक्यूल आए थे वाटर के, इतने मॉलिक्यूल आए, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल में 2 है, तो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा ना, ठीक है। तो वही आपका इतना आया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना है आपका, एक ऑक्सीजन एटम है, और कितने वाटर मॉलिक्यूल है आपके पास में, इतने वाटर मॉलिक्यूल हैं, यानी इतना ही आएगा आपका, ठीक है, ये ठीक। तो इस तरह से हम बहुत सारे, अभी इस पे और भी हम डीप जा सकते हैं, हम चाहे तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको देखना होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना है, तो जितने आपके हाइड्रोजन एटम आएंगे, जितने भी आपके वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, उसमें से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा आपका। क्लियर है ना? हेलो, चलिए बच्चों, तो हम लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रिलेशन देखते हैं मोल्स के, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट relations of moles,
ठीक है, पहला तो हम लोग मास के साथ देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज रिलेशन विथ मास। ठीक है, तो मोल इक्वल टू होता है बच्चों, मोल्स इज इक्वल टू, जिसका भी आप मोल्स निकालना चाहते हो, दैट इज द अमाउंट गिवन, ठीक है, और ये अमाउंट किसमें होगा, ग्राम में होगा, अपन मोलर मास। मोलर मास, और मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। क्लियर है। दूसरा रिलेशन विथ नंबर ऑफ पार्टिकल। बच्चों अगर कहीं पार्टिकल गिवन हो, ठीक है ना, और उसका मोल के साथ संबंध जानना चाहते हो आप, तो ये रिलेशन आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, अपॉन एन, विच इज कॉल्ड एज द एवोगेड्रो नंबर। अगर आपको पार्टिकल दिया गया हो, मॉलिक्यूल, पार्टिकल का मतलब ये पार्टिकल आपके एटम हो सकते हैं, ये पार्टिकल आपके मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है ना, समझ आए। जिस तरह का प्रॉब्लम आपको सेट करके दिया जाए, अगर इलेक्ट्रॉन का मोल दिया गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा, उसमें एवोगेड्रो संख्या से डिवाइड कर दोगे तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है ना। एटम दिया है, ठीक है, तो उस एटम में नंबर ऑफ एटम में आप एवोगेड्रो संख्या डिवाइड करोगे तो उस एटम के नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, ठीक है। जिसकी संख्या दी गई होगी आप उसके मोल्स निकाल सकते हो। और एटम की संख्या, एटम का मोल निकल जाएगा। मॉलिक्यूल की संख्या दी गई हो तो मॉलिक्यूल का निकल जाएगा। अगर आयन की संख्या दी गई है तो क्या निकल जाएगा, आयन का मोल्स निकल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पार्टिकल्स आपके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है तो आप डिवाइड कर दोगे, ठीक, एवोगेड्रो संख्या से, तो उसका मोल निकल जाएगा, समझ लो। अगर वो पार्टिकल के नंबर आपको दिए गए हों और आपने उसमें एवोगेड्रो संख्या से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो आप इजीली मोल्स को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। थर्ड रिलेशन क्या है, रिलेशन विथ वॉल्यूम एट एसटीपी, ठीक है ना बच्चों। अगर एसटीपी पर वॉल्यूम गिवन हो तो उसको आसानी से आप मोल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो, मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों वॉल्यूम एट एसटीपी, ठीक है, वो भी किसमें, अगर लीटर में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 22.4, ठीक है। तो अगर ml में दिया गया हो तो ये हो जाएगा वॉल्यूम एट एसटीपी। अगर ये इन ml हो, मीटर में हो, तो यहाँ पे आप 22,400 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। यानी किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम दिया गया हो एसटीपी पर तो आप उसमें 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी निकल जाएगा। अगर ml में दिया है तो आपको इससे डिवाइड करना होगा, तब उसका मोल फाइंड कर सकते हो। क्लियर बच्चों। चलिए बच्चों, एक डायग्राम के थ्रू, जिसे हम कहते हैं वाई डायग्राम, तो वाई डायग्राम के थ्रू हम थोड़ा सा मोल के साथ में डिफरेंट सब्सटेंस का, डिफरेंट स्पीसीज का रिलेशन समझते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ ले लिया बीच में मोल्स को, मोल ले लिया हमने, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बना दिया ये, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ लिखा है दैट इज वॉल्यूम एट एसटीपी, ठीक है ना, और मैंने इसको लिया है लीटर में, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक। मैंने यहाँ लिया हुआ है मास, ठीक है ना, अमाउंट कह लो इसको, मैंने किसमें लिया हुआ है, ग्राम में, ठीक है ना। और यहाँ मैं ले रहा हूँ आपको नंबर ऑफ, ठीक है बच्चों। देखो, अगर आपको मोल से, ठीक है ना, मोल से
एसटीपी के वॉल्यूम में जाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ठीक, मोल्स से आप इसे मल्टीप्लाई कर दो। मोल्स में कितने में आप जितना भी मोल होगा, ठीक है, आप उसमें 22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एसटीपी का वॉल्यूम निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, यानी आप मोल से वॉल्यूम में जाना चाहते हो, आप मोल से जितने मोल्स है और उससे वॉल्यूम निकालना चाहते हो, तो आप क्या करो, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका उस गैस का एसटीपी वॉल्यूम निकल जाएगा। या फिर आप ये करो कि अगर मान लीजिए आपको वॉल्यूम गिवन है आपका एसटीपी पे, ठीक है ना, तो उस जो वॉल्यूम गिवन है उसमें क्या करो आप कि आप डिवाइड कर दो, इसमें जो वॉल्यूम गिवन है उसमें डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करोगे, 22.4 से। क्लियर है ना? तो जब इसमें आप डिवाइड करोगे इससे, ठीक है, 22.4 से, तो क्या निकल जाएगा बच्चों, तभी निकल जाएगा आपका मोल उसका। क्लियर है ना? यानी इंटर कन्वर्जन है, मोल से वॉल्यूम में आना हो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, वॉल्यूम से मोल में आना हो डिवाइड करना पड़ेगा आपको। क्लियर है ना? ऐसे ही अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है या मोल्स गिवन है, ठीक है ना, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना चाहते हो, ठीक है, पार्टिकल फिर भी बता रहा हूं कि अगर जिस सब्सटेंस की बात कर रहे हो, जो भी सब्सटेंस है, वो एटॉमिक सब्सटेंस है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, आयनिक सब्सटेंस है, क्या है वो देखिए, पार्टिकल में भी एटम में भी मॉलिक्यूल, ठीक है, जनरली सब्सटेंस आप किसी फॉर्म पाए जाते हैं, एटम के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, या हो सकता है आयनिक सब्सटेंस है तो आयंस के फॉर्म में। क्लियर है ना? तो आपके पास सब्सटेंस 1 मोल है, ठीक है, मोल है, पार्टिकल निकालना चाहते हो, तो आप क्या करिए कि इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है, तो आप आसानी से पार्टिकल निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पार्टिकल है और पार्टिकल से मोल निकालना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसमें क्या कर दो, डिवाइड कर दो, किससे, एवोगैड्रो नंबर से। यानी पार्टिकल से मोल में जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, मोल से पार्टिकल जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रोस नंबर से, दैट इज कॉल्ड एज द एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल में आना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए नीचे आते हैं। अगर आपके पास में मोल्स हैं और मोल से आपको अमाउंट निकालना है, ठीक, फिर मैं बोल रहा हूँ कि वो सब्सटेंस क्या है ये आपको देखना, वो एटॉमिक सब्सटेंस है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, वो किस तरह सब्सटेंस है वो आपको ध्यान देना है उसमें। देखिए मोल, अगर मोल से आपके अमाउंट पे जाना है आपको, तो क्या करिए, जो भी मोल है उसमें आपके मोलर मास से उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, तो उसका अमाउंट निकल जाएगा ग्राम में। अगर आपके पास में अमाउंट है उस सब्सटेंस का और उसका आप मोल निकालना चाहते हो, ठीक है ना, तो क्या करो आप उसमें डिवाइड कर दो, इसमें डिवाइड कर दो, आप किससे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो आप मोलर मास से। क्लियर बच्चों, समझ रहे हो? तो आप आसानी से ऐसी चीजों को कर सकते हो। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वाई डायग्राम है जिससे आप एक ही जगह पे एक का दूसरे के साथ में रिलेशन सीख सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, समझ आया, नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नोट करिए बच्चों। आज के पढ़ाई के टॉपिक पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन रखा आपके सामने, फाइंड द फॉलोइंग इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है ना, मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल्स ऑफ सल्फर एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, अमाउंट ऑफ सल्फर, इसमें कितना अमाउंट में सल्फर है, ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, अमाउंट ऑफ सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना है। मैंने आपको हिंट में दे रखा है कि हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन के जो एटॉमिक वेटेज है वो वेट कितना है, ताकि आप ये फाइंड कर सको कि इसका मोलर मास कितना हो। क्लियर है ना? बस आपको सब बताना है कि कितना होगा। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।